नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी 1 समुदाय और पोषण ब्लॉक 7 भाका के अध्ययन कार्यालय के लिए पैक्ड लंच इकाई 30 भोजन परिवेशन संस्था की स्थापना करना। 30.1 प्रस्तावना। पिछली इकाई में आपने यह पढ़ा कि किस प्रकार राम ने कैंटीन शुरू करने की योजना बनाई। इससे आप किसी कार्य को करने से पहले उसकी पूर्व योजना बनाने के महत्व को समझ गए होंगे। योजना बनाने से कार्य करने को सही दिशा और उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में सहायता मिलती है। कुछ एक ऐसे प्रश्न जैसे क्या कार्य करें, कब करें, कैसे करें तथा कौन करे का हल योजना बनाने से मिल जाता है। पिछली इकाई में इस बात पर भी महत्व दिया गया है कि हमें उपलब्ध साधनों का ज्ञान होना चाहिए। धनराशि सबसे प्रमुख साधन है, यह तो आप जानते ही हैं। रामू ने योजना बनाते समय इस बात का अनुमान पहले से ही लगा लिया था कि कैंटीन शुरू करने के लिए उसे कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। पिछली इकाई में आपने यह भी पढ़ा था कि राम ने इस धनराशि को कैसे प्राप्त किया। इस इकाई में आप यह जानेंगे कि मुख्य साधन धनराशि का उपयोग किस प्रकार अन्य साधनों जैसे उपकरणों, कच्ची खाद्य सामग्री, कार्यकर्ताओं की सेवाएं प्राप्त करने में उचित रूप से किया जाए। उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप कैंटीन के लिए आवश्यक उपकरण खरीद सकेंगे, कच्ची खाद्य सामग्री को खरीदने के उचित तरीके का चुनाव कर सकेंगे, खाद्य सामग्री को प्राप्त करना तथा संग्रहण का कार्य भली भांति कर सकेंगे, व्यंजन सूची के व्यंजनों का उत्पादन प्रभावकारी ढंग से कर सकेंगे, भोजन परोसने का सही तरीका अपना सकेंगे, आवश्यक कार्यकर्ताओं का सही चुनाव और उपयोग कर सकेंगे। 30.2 रामू की योजना का क्रियान्वयन। एक बार धनराशि उपलब्ध हो जाने तथा पूर्ण योजना बनाने के बाद योजनानुसार धनराशि खर्च करना राम के लिए आसान हो गया था। आइए देखें कि राम ने किस प्रकार अपनी योजना को कार्यरूप दिया। इस संदर्भ में पहला कदम जो राम ने उठाया वह था किसी विद्यालय का कैंटीन चलाने का ठेका प्राप्त करना। इसके लिए उसे 1000 रुपये की धरोहर राशि सुरक्षा निधि जमा करनी थी। यह राशि देने के लिए रामू ने अपने व्यक्तिगत बचत का प्रयोग किया। ठेका निश्चित करने के बाद राम को कैंटीन खोलने के लिए 1 माह का समय दिया गया क्योंकि विद्यालय को 1 महीने बाद खुलना था। राम ने इस समय का प्रयोग कैंटीन स्थापित करने तथा उसे चाल करने के लिए किया। इसके लिए सबसे पहले उसे सभी आवश्यक साधन जैसे उपकरण, खाद्य सामग्री, कार्यकर्ताओं को एकत्र करना था। आइए देखें कि राम ने ये कार्य कैसे किया। सर्वप्रथम हम उपकरणों की खरीदारी संबंधी रामू के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। 30.2.1 उपकरण खरीदना। आपको याद होगा कि योजना बनाते समय राम ने भोजन उत्पादन तथा परिवेशन इकाई दोनों के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची बनाई थी। चार्ट 1 में यह सूची दी गई है। चार्ट 1 रामू द्वारा बताई गई आवश्यक उपकरणों की सूची। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। इस सूची तथा इन उपकरणों का अनुमानित मूल्य निकालने के बाद राम इन्हें खरीदने निकला। इन उपकरणों को खरीदने के लिए उसने कुछ आधार निश्चित किए जो कि निम्नलिखित थे। उपकरण उसकी आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। उपकरण टिकाऊ, मजबूत तथा कम टूटने फूटने वाले होने चाहिए। उपकरणों से आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। उपकरणों की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि वे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो। उनका रखरखाव आसान होना चाहिए। निर्माता के द्वारा कुछ निश्चित समय के लिए उनकी गारंटी दी जानी चाहिए। उन पर ISI का निशान होना चाहिए। उपरोक्त बातें ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपकरणों के चुनाव के लिए राम थोक बाजार में गया। वहां उसे पता चला कि यहाँ केवल थोक में ही सामान मिलता है। अतः उसने अधिक संख्या में लेने वाला आवश्यक सामान जैसे प्लेटें, गिलास, कप आदि वहां से खरीद लिए जिससे कि यह सामान उसे कम मूल्य में मिल जाए। इसके बाद राम रसोई के बर्तन बेचने वाली दुकान पर गया। वहां उसने बहुत सी किस्मों के बर्तन तथा रसोई का अन्य सामान देखा। उसे पता चला कि विभिन्न उपकरण विभिन्न धातुओं जैसे लोहा, पीतल, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम तथा मिश्र धातुओं के होते हैं।
राम ने इन बर्तनों की तुलना की तथा उन बर्तनों को चुना जिनकी टटफट कम हो, रख रखाव आसान हो तथा जो सस्ते हों। उसने लोहे का तवा और कड़ाही खरीदी क्योंकि ये पकाने के लिए उपयुक्त उच्च ताप को भी सह सकते हैं। कम ताप पर प्रयोग होने वाले भगोने मिश्र धातु के तथा खाद्य व्यंजनों की तैयारी तथा संग्रहण के लिए एल्यूमीनियम के बर्तन खरीदे। फिर वह गैस चूल्हा, हॉट केस, आइस बॉक्स तथा वेट ग्राइंडर खरीदने गया। इन उपकरणों के विभिन्न ब्रांड बाजार में उपलब्ध होने के कारण वह दुविधा में पड़ गया। सोच विचार करने के बाद उसने लक्ष्मी की भांति उन उपकरणों को खरीदने का निर्णय लिया जो थोड़े सस्ते थे तथा उसके बजट की सीमा में ही थे, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, उनकी निश्चित समय के लिए गारंटी थी और उनमें उनकी खराब होने की स्थिति में मरम्मत करने की सुविधा दी गई थी। इस प्रकार उचित चुनाव और खरीदारी के सही तरीके के द्वारा राम अपने बजट के अनुसार ही आवश्यक उपकरण खरीद सका। उपकरण खरीदने के बाद रामू को इन उपकरणों को उनके कार्यस्थल पर लगाने की व्यवस्था करनी थी। उसने उपलब्ध स्थान का निरीक्षण किया तथा इन उपकरणों के लिए आवश्यक विद्युत सप्लाई के लिए बिजली के तारों को लगा दिया। उसने इस बात का ध्यान रखा कि उपकरण इस प्रकार रखे जाएं कि उनका उपयोग अधिकतम तथा आसानी से हो सके। पुनरावृत्ति 8 में उपकरणों को खरीदने संबंधी सरल संकेत दिए गए हैं। पुनरावृत्ति 8। उपकरणों को खरीदने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले अन्य संस्थाओं अर्थात अन्य कैंटीनों का सर्वेक्षण करें जिससे आवश्यकताओं की जानकारी मिल सके। व्यंजन सूची के अनुसार इन उपकरणों की आवश्यकता की जांच करें। उपकरणों के मूल्य की जानकारी के लिए बाजार का सर्वेक्षण करें। खरीदारी के लिए क्रय सूची, चेकलिस्ट तथा कुछ मूलाधारों की सहायता लें जिससे कार्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपकरणों के ब्रांड का चुनाव कर सकें। बोध प्रश्न 1। बाजार में विभिन्न किस्मों के उपकरण मिलते हैं। इन उपकरणों की खरीद के लिए आप किन आधारों का प्रयोग करेंगे? किन्हीं 4 की सूची बनाएं। 2। मीता एक गृहिणी है। उसने 25 मेहमानों के लिए दोपहर का भोजन बनाया। खाना पकाने तथा परोसने के लिए उसे जिन बर्तनों की आवश्यकता होगी, क्या आप उनकी सूची बना सकते हैं? उपकरण खरीदने के पश्चात रामू का अगला मुख्य खर्च कच्ची खाद्य सामग्री की खरीदारी का था। इकाई 27 में पढ़ा हुआ वर्णन आपको याद होगा कि खाद्य उत्पादन तथा परिवेशन क्रियाओं में पहला चरण कच्ची खाद्य सामग्री की खरीदारी है। कच्ची खाद्य सामग्री की खरीदारी के पश्चात उसको प्राप्त करना और उसका उचित संग्रहण करना होता है। इसके अतिरिक्त कच्ची खाद्य सामग्री से तैयार खाद्य व्यंजन बनाने के लिए विभिन्न कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। अगले भाग में खाद्य उत्पादन तथा परिवेशन क्रियाओं में राम के अनुभव के विषय में बताया गया है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 30.2.2 खाद्य उत्पादन तथा परोसना परिवेशन। राम का अगला मुख्य व्यय खाद्य व्यंजन तैयार करने के लिए कच्ची खाद्य सामग्री का क्रय करना था। अधिकतम लाभ के लिए रामू ने खरीदारी क्रय करने के कौन से तरीके अपनाए? आइए यह देखें। अपने पुराने अनुभव से रामू यह जानता था कि शीघ्र खराब न होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें आदि को क्रय करने का तरीका शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियों, दूध आदि से भिन्न होता है। क्यों? विभिन्न खाद्य पदार्थों की खरीदारी की आवृत्ति तथा तरीका मुख्यतः उनके संग्रहण काल, संग्रहण स्थान तथा व्यंजन सूची के प्रयोग पर निर्भर करता है। अपने पूर्वानुभव के आधार पर रामू ने सबसे पहले क्रय अनुसूची परचेस शेड्यूल बनाई। शीघ्र खराब न होने वाले खाद्य पदार्थों को 10 दिन में एक बार खरीदने का निश्चय किया क्योंकि अधिक संग्रहण स्थान न होने के कारण वह इन पदार्थों को बहुत अधिक मात्रा में नहीं खरीदना चाहता था तथा उचित प्रकार से संग्रहण न करने के कारण होने वाली हानि तथा चोरी का खतरा नहीं लेना चाहता था। विद्यालय के खुलने की अनिश्चितता के कारण उसने शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों को केवल एक ही दिन पहले खरीदने का निश्चय किया। विद्यालय में बहुत सी छुट्टियां होती हैं तथा कई बार ये छुट्टियां थोड़े समय पहले ही सूचित की जाती हैं। अतः शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों के खराब होने के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए वह प्रतिदिन इन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता की जांच करता था तथा उन्हें एक ही दिन पहले खरीदता था।
खरीदारी की आवृत्ति का निर्णय लेने के पश्चात राम ने खरीदारी के तरीके के विषय में निर्णय लिया। चूंकि उसे एक समय में बहुत अधिक मात्रा में सामग्री नहीं खरीदनी थी, अतः उसने इन्हें थोक बाजार से खरीदना उचित नहीं समझा। उसने ऐसी दुकान की खोज की जहां से उसे अच्छी किस्म, श्रेणी के खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में मिल सकें। लक्ष्मी की भांति उसे भी मालूम था कि सुपर बाजार तथा अन्य सहकारी भंडारों पर अच्छी श्रेणी की सामग्री सस्ते दामों पर मिलती है। अतः उसने शीघ्र खराब न होने वाले पदार्थ जैसे चावल, आटा, मैदा, बेसन, दालें, चीनी, तेल, चाय, कॉफी तथा मसाले इनमें खरीदने का निश्चय किया। उसने कम मात्रा में प्रयोग होने वाले पदार्थों का एक पैकेट तथा अधिक मात्रा में प्रयोग होने वाले पदार्थ जैसे चावल, आटा, तेल के बड़े पैकेट खरीदे जिससे वह सस्ता पड़े। जो खाद्य पदार्थ सुपर बाजार में उपलब्ध नहीं थे, उन्हें उसने कुछ स्थानीय फुटकर दुकानों पर उनकी श्रेणी तथा मूल्य की जांच के उपरांत खरीदा। शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों की खरीदारी उसने स्थानीय मंडी तथा सहकारी सब्जी भंडार से की। अपनी व्यंजन सूची में रामू ने आलू, प्याज तथा मौसमी सब्जियों का काफी मात्रा में प्रयोग किया था, अतः इनको उसने स्थानीय सब्जी मंडी से अधिक मात्रा में इकट्ठा खरीदा, जिससे उसे ये कम मूल्य में मिल पाई तथा वह खाद्य व्यय बजट की सीमा में ही रहा। दूध जैसे पदार्थ वह उस विक्रेता से खरीदता था जो स्वयं ही दूध को कैंटीन तक पहुंचा दे। बेकरी के पदार्थ जैसे ब्रेड, बन, पैटी आदि वह पास की बेकरी से निश्चित मूल्य पर प्राप्त करता था। यहाँ आपने देखा कि राम विभिन्न प्रकार के बाजारों जैसे उचित दर दुकान या सहकारी भंडार, मंडी या स्थानीय थोक बाजार, फुटकर विक्रेता जैसे स्थानीय दुकानों तथा बेकरी और दूध बांटने वाले जैसे विशिष्ट वितरकों की सेवाओं का प्रयोग करता था। अब तक के अध्ययन से आप यह समझ गए होंगे कि अपने साधनों से अधिकतम प्राप्ति के लिए हमें विभिन्न बाजारों का सर्वेक्षण कर उचित बाजार का चयन करना चाहिए। खरीदारी संबंधी निर्णय लेने के पश्चात रामू को महसूस हुआ कि वह अकेला सारी खरीदारी नहीं कर सकता, परंतु शीघ्र खराब न होने वाले पदार्थों की खरीदारी जो 10 दिन में करनी थी, वे उनकी खरीदी जाने वाली मात्रा तथा जिन पर होने वाला व्यय अधिक था, की खरीदारी राम ने स्वयं करने का निश्चय किया। सब्जियों को खरीदने का कार्य मुख्य रसोइये को सौंपा गया, क्योंकि रामू को लगा कि जो व्यक्ति जिस पदार्थ का प्रयोग करता है, उसके बारे में उसे अधिकतम जानकारी होती है। यद्यपि शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों की खरीदारी के लिए लक्ष्मी की भांति कोई विशेष वर्णन, स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया था, परंतु सही पदार्थ के चुनाव के लिए व्यक्ति की कुशलता तथा अनुभव के आधार पर कार्य विभिन्न कार्यकर्ताओं को सौंपा गया था। पदार्थों की खरीदारी के समय यह सावधानी बरती गई थी कि जिन खाद्य पदार्थों में खाने योग्य भाग कम होता है, उस पदार्थ की क्रय मात्रा की गणना करते समय इसके लिए अतिरिक्त मात्रा जोड़ दी गई थी। आपको याद होगा कि लक्ष्मी ने भी ऐसी सावधानी बरती थी। यहाँ आपने देखा कि कच्ची खाद्य सामग्री की खरीदारी के लिए राम ने अपने ज्ञान तथा रसोई की कुशलता के प्रयोग से सही बाजार के चयन द्वारा सस्ते मूल्य पर अच्छी श्रेणी की कच्ची खाद्य सामग्री खरीदी। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अच्छी योजना के कारण ही राम एक अच्छी क्रय नीति तथा विधि का चयन कर सका। खरीदी गई सभी सामग्री की प्राप्ति के उपरांत संग्रहण से पहले उसकी श्रेणी तथा मात्रा की जांच करनी चाहिए। यह इस बात की जांच के लिए आवश्यक है कि जितना मूल्य दुकानदार को चकाया गया है, उतनी सामग्री प्राप्त हुई है या नहीं। आइए अब हम यह जाने कि खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने तथा संग्रहण का कार्य रामू ने किस प्रकार किया। खाद्य सामग्री प्राप्त करना इस बात के पूर्ण आश्वासन के लिए कि चुकाए गए मूल्य के बराबर ही मात्रा प्राप्त हो, रामू ने अधिकांश खरीदारी सहकारी भंडार से की, क्योंकि यहाँ पर सही भार और माप प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 1 किलोग्राम के पैकेटों की जांच करना आसान होता है तथा अन्य पदार्थों की बड़ी पैकिंग पर मात्रा अंकित होती है, वह भी जांच में सहायक होती है। मंडी से खरीदे गए शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों की जांच रसोई या रसीद के अनुसार कैंटीन में ही करता था। खरीद के बिल को रसीद कहते हैं। दूध और ब्रेड जैसे पदार्थों की श्रेणी और मात्रा की जांच भी कैंटीन में की जाती थी। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि जांच सहकारी भंडार या दुकान या कैंटीन में प्राप्ति के समय की जा सकती है।
जांच करने वाले व्यक्ति को ऑर्डर किए गए पदार्थों के विशेष वर्णन, स्पेसिफिकेशन तथा मात्रा की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। तुला द्वारा सही भार लेकर या संख्या गिनकर पदार्थों की जांच की जा सकती है। श्रेणी की जांच आकार, बनावट, रंग तथा खराबी को दर्शाने वाले लक्षणों की उपस्थिति से की जा सकती है। शीघ्र खराब न होने वाले पदार्थ जैसे मसाले तथा संसाधित पदार्थ जैसे सॉस आदि पर एग मार्क तथा एफपीओ का चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि ये चिन्ह पदार्थों की अच्छी श्रेणी की गारंटी को सुनिश्चित करते हैं। खाद्य पदार्थ प्राप्त करते समय अन्य किन पहलुओं की जांच करनी चाहिए? इकाई 27 में प्राप्त करने शीर्षक के अंतर्गत बताई गई बातें यहाँ भी लागू होती है। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। खरीदी गई सामग्री की किस्म और मात्रा की जांच के उपरांत अगला चरण उस सामग्री का चिन्ह संग्रहण करना होता है। आइए जानें कि यह कैसे किया जाता है। संग्रहण जांच के उपरांत खराब होने या किसी अन्य प्रकार की हानि या चोरी से बचने के ना सभी खाद्य पदार्थों का संग्रहण ठीक प्रकार से करना चाहिए। कमरे के ताप तथा कम नाप पर ग्रहण किए जाने वाले पदार्थों को अलग कर लेना चाहिए तथा उन्हें यथास्थान पर संग्रहित करना चाहिए। यदि सामग्री को सही स्थान पर संग्रहित किया जाए तो उसकी श्रेणी बनी रहती है। शीघ्र खत्म न होने वाले पदार्थों जैसे अनाज, दालें, मसाले तथा चीनी को हवादार तथा स्वच्छ भंडार गृह में रखना चाहिए। भंडार गृह के वातायन, वेंटिलेटर पर जाली लगी होनी चाहिए जिनमें चूहे और पक्षी उसमें प्रवेश न पा सकें, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हवा का मुक्तावागमन होता रहे। जो पदार्थ बोरियों या प्लास्टिक की थैलियों में आते हैं उन्हें थैलियों से निकालकर हवाबंद डिब्बों में डालकर रैक या अलमारियों में स्वच्छता पूर्वक रखना चाहिए। जिन डिब्बों में अधिक मात्रा में सामग्री हो उन्हें नीचे रखना चाहिए तथा अन्य को ऊपर रखना चाहिए जिससे उनका प्रयोग आसानी से किया जा सके। रैकों में पदार्थों को इस प्रकार रखना चाहिए कि पहले खरीदे गए सामान आगे तथा नए पीछे रखे हो। जैसा कि आपको याद होगा कि इस व्यवस्था को पहले खरीद पहले उपयोग का नियम कहते हैं। डिब्बे पर खाद्य पदार्थ का लेबल या नाम पत्र लगा देना चाहिए जिससे उसे ढूंढने में आसानी हो। सुरक्षा के लिए भंडार गृह में ताला लगाकर रखना चाहिए तथा केवल निश्चित समय पर सामग्री को जारी करने के लिए खोला जाना चाहिए। भंडार गृह को कीड़ों और चूहों से बचाने के लिए इनके नियंत्रण के पर्याप्त उपाय करने चाहिए। आइए देखें कि राम ने अपने भंडार गृह को कैसे व्यवस्थित किया हुआ था। आपने पढ़ा था कि कैंटीन क्षेत्र में रसोई घर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा भंडार गृह था। इस भंडार गृह की खिड़कियों पर जाली लगी हुई थी तथा इसमें एक एग्जॉस्ट पंखा, एग्जॉस्ट फैन तथा 2 दीवारों पर रैक बने हुए थे। छोटा होने के बावजूद भंडार गृह बिना किसी परेशानी के विभिन्न पदार्थों के संग्रहण के लिए राम के लिए पर्याप्त था। सामग्री को क्रमबद्ध ढंग से रखने के कारण राम सीमित स्थान का उचित उपयोग कर सका। उसने अनाज, दालों, तेल तथा संसाधित पदार्थ जैसे सांस तथा बर्तन साफ करने के सामान को रखने के लिए अलग अलग स्थान बना दिए। शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ दैनिक आवश्यकता अनुसार ही खरीदे जाते थे। आलू, प्याज जैसी सब्जियां जिन्हें कम ताप पर संग्रहण की आवश्यकता नहीं थी, भंडार गृह में सूखे स्थान पर संग्रहित की जाती थी। कम ताप पर संग्रहण के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता था। खराब होने वाले पदार्थ जैसे टमाटर, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा अधिकांशतः दूध भी रेफ्रिजरेटर में रखा जाता था। दही, अंडे तथा डोसा और इडली बनाने के लिए प्रयोग होने वाला चावल दाल का घोल तथा बचे हुए खाद्य पदार्थ भी रेफ्रिजरेटर में रखे जाते थे। परंतु रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कम से कम और बचे हुए पदार्थों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए किया जाता था। इस प्रकार संग्रहण के उचित और पर्याप्त तरीके के द्वारा राम ने इस बात का ध्यान रखा कि खरीदी गई कच्ची सामग्री की कोटि बनी रहे और उपयोग होने तक यह पदार्थ सुरक्षित रहें। अगला चरण व्यंजन तैयार करने के लिए संग्रहित पदार्थों का प्रतिदिन जारी करने का कार्य था। सामग्री को जारी करने के लिए राम ने कौन सी विधि अपनाई? आइए यह देखें। सामग्री जारी करना। किस दिन कौन सी कच्ची खाद्य सामग्री जारी करनी है, इसके लिए रामू व्यंजन सूची पर निर्भर रहता था।
खाद्य पदार्थों की कितनी मात्रा भंडार गृह से निकाली जाए, यह उस दिन में विभिन्न व्यंजनों की बनने वाली कुल मात्रा पर निर्भर करता था। कुछ समय कैंटीन चलाने के बाद राम प्रतिदिन बिकने वाली विभिन्न व्यंजनों की मात्रा का काफी सही अनुमान लगा पाया। उसने अनुमान लगाया कि एक सामान्य दिन में दोपहर के आहार की 75-120 प्लेट बिक्री होती है। एक दिन जब दोपहर के भोजन में कुलचे छोले दिए गए तो 125 प्लेटें बिकीं, जबकि अगले दिन बन, सलाद और कटलेट दिया गया तो केवल 75-80 प्लेटों की बिक्री हुई। अतः औसतन एक दिन में 100 प्लेटों की बिक्री हुई। ऐसा ही अनुमान उसने लगाया था। कुछ समय बाद तो वह बिल्कुल सही संख्या का पता लगाने में सक्षम हो गया था। इस संख्या में 5-10 अतिरिक्त प्लेटें जोड़कर वह आवश्यक कच्ची सामग्री की मात्रा की गणना कर सका। उसने प्रत्येक पदार्थ की जारी की जाने वाली मात्रा की गणना उस पदार्थ के खाद्य भाग, न खाए जाने वाला भाग, विशेषकर खराब होने वाले पदार्थों में, को ध्यान में रखकर की। इस प्रकार इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए रामू ने आवश्यक सामग्री तथा संग्रहण से उनकी जारी की जाने वाली मात्रा की सूची बनाई। फ्रिज में रखे शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों का जारी करने का कार्य भी इस प्रकार किया गया। उसी दिन खरीदे गए अन्य शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की जांच क्रय सूची के अनुसार की जाती थी। पदार्थों के वितरण पर नियंत्रण के लिए यह कार्य रामू स्वयं करता था। ये सामग्री मुख्य रसोई को सुबह ही दे दी जाती थी। चोरी से बचाव के लिए तथा जारी करने के कार्य पर नियंत्रण के लिए सामान्यतः सामग्री दिन में एक ही बार जारी की जाती थी तथा बांटी गई सामग्री की मात्रा का रिकॉर्ड रखा जाता था। यद्यपि यह मात्रा भंडार गृह से पहले से ज्ञात मात्राओं में से ही दी जाती थी। बोध प्रश्न 2। 1. कच्ची खाद्य सामग्री की खरीद के लिए क्या आप एक अच्छी क्रय योजना परचेस पॉलिसी का सुझाव दे सकते हैं? 2. शर्मा जी ने ढाबा खोला है। वह स्थानीय मंडी से सब्जियां खरीदने की योजना बना रहे हैं। सब्जियां कितनी मात्रा में खरीदी जाएं, इस बात का निर्णय लेने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? 3. शर्मा जी एक भंडार गृह में खाद्य सामग्री को प्राप्त करने वाले अधिकारी हैं। उन्हें चावल, दाल तथा मसाले सब ही प्राप्त होते हैं। उन्हें किस प्रकार इस सामग्री की जांच करनी चाहिए, जिससे इसकी श्रेणी का ज्ञान हो सके, इस विषय में बताइए। 4. एक भंडार गृह में आप किस प्रकार की खाद्य सामग्री रखेंगे जिससे पुरानी सामग्री का प्रयोग पहले हो, बताइए। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि किस प्रकार राम ने अपनी संस्था के लिए कच्ची सामग्री की खरीदारी की, फिर उन्हें प्राप्त, जांच और जारी किया। अब आप पढ़ेंगे कि राम ने किस प्रकार कच्ची खाद्य सामग्री से व्यंजन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। खाद्य व्यंजन पकाना। राम अच्छी क्वालिटी के व्यंजन तैयार करना चाहता था। इसके लिए उमनपर्ण व्यंजन सूची, जिसके व्यंजन हमेशा एक से आकार और स्वाद के हों, की योजना बनाई। उसने भी लक्ष्मी की भांति व्यंजन पकाने के लिए प्रमाणीकृत विधि स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी का प्रयोग किया। प्रमाणीकृत विधि क्या होती है? आपको याद होगा कि इसके बारे में आपने इकाई 27 में पढ़ा था। व्यंजन बनाने का वह नुस्खा या विधि जिसके प्रयोग से हमेशा एक अंसा ही परिणाम आता है, प्रमाणीकृत विधि कहलाती है। प्रमाणीकृत विधि के प्रयोग से राम को किस प्रकार की सहायता मिली, आइए देखें। 1. जानें। प्रमाणीकृत विधि के उपयोग से राम को यह जानकारी मिली कि किसी एक दिन में कच्ची सामग्री की कितनी मात्रा खरीदनी तथा जारी करनी चाहिए। उसे व्यंजन पकाने की विधि की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई, जिससे उसे व्यंजन बनाने के लिए रसोई को निर्देश देने में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त जब कभी रसोईया अनुपस्थित होता था तो राम प्रमाणीकृत विधि की सहायता से अन्य सहायकों से व्यंजन पकवाने का कार्य करवा सकता था। प्रमाणीकृत विधि की सहायता से राम को व्यंजनों के मूल्य का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिली। आपको याद होगा कि रामू ने विद्यालय व्यवस्थापकों से ठेका निश्चित किया था, जिसमें विभिन्न व्यंजनों की संख्या तथा श्रेणी निश्चित की गई थी। इन व्यंजनों का मूल्य ज्ञात करने के लिए उसने प्रमाणीकृत विधि का प्रयोग किया। प्रमाणीकृत विधि व्यंजन सूची बनाने में भी सहायक हुई। राम ने क्या व्यंजन सूची बनाई? आपको पिछली इकाई में इस संदर्भ में की गई चर्चा याद होगी कि राम ने प्रतिदिन दोपहर का आहार, प्लेट लंच
तथा 3 अन्य अल्पाहार देने की योजना बनाई थी। चार्ट 2 डंडा। चार्ट 2 रामू द्वारा निर्मित साप्ताहिक व्यंजन सूची का नमूना। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। आपने ध्यान दिया होगा कि दोपहर के आहार की व्यंजन सूची इस प्रकार थी कि वह पौष्टिकता की दृष्टि से पर्याप्त थी क्योंकि इसमें अनाज, दाल तथा सब्जी या दही सम्मिलित की गई थी। विभिन्न प्रकार के व्यंजन देकर दैनिक व्यंजन सूची में विभिन्नता लाई गई थी, जैसे एक दिन उत्तर भारत का कुलेचा छोले सलाद, दूसरे दिन दक्षिण भारत का उत्तपम डोसा सांबर तथा चटनी और अगले दिन विदेशी व्यंजन बन कटलेट तथा सलाद। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की पाक विधियों के प्रयोग से भी विभिन्नता लाई गई है। इसी प्रकार अल्पाहार के व्यंजन सूची से यह पता चलता है कि यहाँ भी विभिन्न प्रकार की सामग्री के मिश्रणों तथा विभिन्न पाक विधियों के प्रयोग से विभिन्नता लाई गई थी। वड़े का ही उदाहरण लें। केवल वड़ा, सांबर तथा दही बड़े के रूप में परोसकर प्रत्येक दिन इसमें विभिन्नता लाई गई थी। पकाने के लिए तलने की गहरी विधि, डीप फ्राइंग, उथली विधि, शैलो फ्राइंग तथा भाप द्वारा पकाने की विधि का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त राम ने विभिन्नता लाने के लिए सप्ताह में 5 प्रकार के व्यंजन शामिल किए। 5वें दिन के उपरांत पहले दिन का मीन परोसा जाता था। इस प्रकार उसने साप्ताहिक व्यंजन सूची का प्रयोग किया। उसने ऐसी व्यंजन सूची का इसलिए चयन किया जिससे कि सप्ताह के किसी विशेष दिन हमेशा एक से ही व्यंजन परोसे जाएं। एक दिन में बहुत सारे व्यंजन रखने की तुलना में इस प्रकार की साप्ताहिक व्यंजन सूची लाभदायक सिद्ध हुई, क्योंकि पहली स्थिति में विभिन्न व्यंजनों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन होता है। जब व्यंजनों की संख्या कम होती है तो उनकी मात्रा का सही अनुमान लगाना सरल होता है। राम ने एक दिन में व्यंजनों की विविधता की कमी सप्ताह में अधिक विविधता रखकर पूरी कर दी। विविधता लाने के अतिरिक्त साप्ताहिक व्यंजन सूची किस प्रकार राम के लिए उपयोगी थी, क्या आप बता सकते हैं? इस प्रकार की व्यंजन सूची के कारण राम एक दिन की बची हुई सामग्री का प्रयोग अगले दिन कर सकता था, जिससे किसी प्रकार की व्यर्थता न हो। उदाहरण के लिए यदि सारी डबल रोटी सैंडविच बनाने के लिए प्रयोग न हो पाई हो तो अगले दिन ब्रेड रोल में उसका प्रयोग किया जा सकता था। इसी प्रकार वड़ों का प्रयोग अगले दिन दही वड़ों में तथा कटलेट का प्रयोग हैमबर्गर में किया जा सकता था। साप्ताहिक व्यंजन सूची के उपयोग के कारण राम को काफी समय पहले से ही खरीदारी की व्यवस्था करने में सहायता मिल जाती थी। वह पूर्व योजना बनाकर पहले से ही कार्य को भली प्रकार विभिन्न लोगों को सौंप सकता था ताकि कार्यदल का अधिकतम उपयोग हो सके। इससे उसे व्यंजन विधि का और अधिक मानकीकरण करने में भी सहायता मिलती थी, क्योंकि ये व्यंजन प्रति सप्ताह बनाए जाते थे, जिससे उनकी मात्रा और श्रेणी में और अधिक एकरूपता लाना संभव हुआ। साप्ताहिक व्यंजन सूची से राम को रसोई के कार्य को अधिक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने में सहायता मिली। कैसे? निम्नलिखित वर्णन से आप इसके विषय में समझ सकेंगे। यदि साप्ताहिक व्यंजन सूची एक बार सावधानी पूर्वक बना ली जाए तो इसका कार्यान्वयन अधिक सरल हो जाता है तथा कुछ समय बाद सभी कार्यकर्ता इसके अभ्यस्त हो जाते हैं और इस सूची का प्रयोग करना दैनिक कार्य का एक हिस्सा बन जाता है और प्रबंध को अन्य कार्यों के लिए अधिक समय मिल जाता है। इससे रसोई का कार्य भी अधिक सरल और क्रमबद्ध हो जाता है। साप्ताहिक व्यंजन सूची से राम को रसोई के कार्य को व्यवस्थित करने में मदद मिली। उसने यह निश्चय किया कि प्रतिदिन अल्पाहार प्रातः 9:30 बजे तथा दोपहर का भोजन प्रातः 10:30 बजे तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए। अतः अल्पाहार प्रातः 9:30 बजे तक तैयार मिलते थे, क्योंकि स्टाफ के सदस्य अल्पाहार और गर्म पेय पदार्थ लेने खाली पीरियड में कैंटीन आते थे। दोपहर का आहार प्रातः 10:30 बजे तक तैयार हो जाता था, क्योंकि विद्यालय में भोजन का अवकाश प्रातः 10:45 पर होता था। इस आवश्यकताओं को देखते हुए राम ने ये कार्य विभिन्न कार्यकर्ताओं में बांट दिया था। उसने यह योजना बनाई कि कुछ कार्य जैसे सब्जियों को काटना, मसाला पीसना एक दिन पहले ही किए जाने चाहिए, जिससे उन्हें अगले दिन पकाने में कम समय लगे। पकाने के समय के विषय में निर्णय लेते समय खाद्य व्यंजनों की अधिक मात्रा को भी ध्यान में रखा गया तथा इस समय को कम करने के लिए कुछ उपाय जैसे दाल को एक दिन पहले भिगोना, प्रेशर कुकर का प्रयोग आदि किए गए।
राम ने कार्यकर्ताओं के बीच कार्य का विभाजन इस प्रकार किया कि वांछित व्यंजन सूची के व्यंजन एक निश्चित समय में बनाए जा सकें। इसके लिए उसने कार्य सूची वर्क शेड्यूल भी बनाई, जिसमें कार्य तथा उसके करने के समय का विवरण दिया गया था। कार्य या उत्पादन सारणी के विषय में निम्नलिखित उदाहरण से भली प्रकार समझा जा सकता है। आइए देखें कि पहले दिन राम ने व्यंजन सूची के उत्पादन की व्यवस्था किस प्रकार की। दोपहर के आहार की व्यंजन सूची में परांठा तथा बंदी का रायता और 3 अल्पाहारों में समोसा, पोहा तथा सैंडविच थे। कार्यकर्ताओं को प्रातः 7:30 बजे पहुंचना था। व्यंजन सूची के व्यंजन बनाने के लिए किस व्यक्ति को क्या कार्य सौंपा गया, इसका विवरण 4.3 में दी गई कार्य अनुसूची से देखा जा सकता है। कार्य अनुसूची में कार्य के समय को आधे आधे घंटे की इकाइयों में बांटा गया है तथा प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का वर्णन इसमें दिया गया है। 4.3 कार्य अनुसूची विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। यदि आप कार्य अनुसूची का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि विभिन्न कार्यों को करने का युक्त क्रम रखा गया है, अर्थात सामग्री एकत्र करना, पूर्व तैयारी तथा तैयारी। यद्यपि ये कार्य 3 अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किए जा सकते हैं। शायद आपने नोट किया होगा कि परोसने बिक्री के समय से पहले अधिकांश कार्यकर्ताओं को खाद्य पदार्थ तैयार करने का कार्य सौंपा गया था तथा परोसने के समय रसोइया तथा तीसरा बैरा पकाने में और अन्य परोसने के कार्य में लगे थे। तीसरा बैरा अधिकतर पेय पदार्थ और अल्पाहार परोसने के कार्य में लगा हुआ था। भोजन के बाद का समय अगले दिन की तैयारी अर्थात गुलाब जामुन बनाने, इडली के लिए चावल पीसने तथा चटनी की तैयारी के लिए प्रयोग किया गया था। आपने देखा कि किस प्रकार कार्य अनुसूची बनाने से राम को रसोई के कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करने में सहायता मिली। इस कार्य अनुसूची की सहायता से वह प्रत्येक कार्यकर्ता को विशिष्ट कार्य सौंप सका, जिससे सभी आवश्यक कार्य एक साथ होते रहें और व्यंजन निश्चित समय पर तैयार हो सकें। कार्य अनुसूची के होने से यह निश्चित हो जाता है कि 1. किस कार्यकर्ता को कौन सा कार्य करना है। 2. कार्यकर्ता के समय का सही उपयोग हो रहा है। 3. कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती। 4. कार्य आवंटन में कोई संदेह या अनिश्चितता नहीं रहती तथा कार्य एक समान रूप से बंट जाता है। और 5. कार्य बेहतर होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। खाद्य व्यंजन तैयार हो जाने के बाद परोसने बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरे शब्दों में, तैयार व्यंजन का सही समय और सही रूप में उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। निम्नलिखित वर्णन में राम के खाद्य व्यंजनों की बिक्री के अनुभव के बारे में बताया गया। भोजन परिवेशन, परोसना। खाद्य व्यंजनों को उपभोक्ताओं तक सही समय और सही रूप में पहचान के लिए राम ने कुछ तरीके अपनाए। सबसे पहले उसने दानक व्यंजन सूची तथा व्यंजनों के मूल्य की सूची कैंटीन के बीच में रखे बोर्ड पर लगा दी। उपभोक्ता बोर्ड पर लगी सूची को देखकर व्यंजनों का चयन करते, फिर वे वांछित व्यंजनों के कूपन राम से खरीदते। पैसा एकत्र करने की जिम्मेदारी राम ने अपने पास ही रखी। इन कूपनों को काउंटर पर देकर सहायक रसोई से व्यंजन प्राप्त किए जा सकते थे। विद्यार्थियों के लिए स्वयं ही खाद्य व्यंजन लेकर तथा स्थान ढूंढकर बैठकर खाने की व्यवस्था थी। स्टाफ के सदस्यों से ऑर्डर लेने तथा उनके लिए रखी गई मेजों पर व्यंजन पहुंचाने के लिए एक बैरा रखा हुआ था। झूठे बर्तन, कप, प्लेट और चम्मच आदि एकत्र करने तथा उन्हें धोने के लिए 2 बैरे रखे गए थे। राम ने 2 व्यक्तियों को ऑर्डर मिलने पर परांठे तथा पेय पदार्थ बनाने के लिए रखा हुआ था। आपने देखा कि आहार परिवेशन के लिए रामू ने कूपन पद्धति को अपनाया। कूपन पद्धति द्वारा इस बात की पूर्ण गारंटी रहती है कि बिक्री किए गए सामान का मूल्य प्राप्त कर लिया है। विभिन्न रंगों के कूपन की बिक्री से प्राप्त राशि को गिनने में भी सुविधा रहती है तथा बची हुई सामग्री और प्राप्त राशि की पुनः जांच भी हो जाती है। रामू ने प्रतिदिन आने वाले स्टाफ सदस्यों के लिए ऋण व्यवस्था, क्रेडिट फैसिलिटी भी की हुई थी। वह उनके द्वारा लिए गए व्यंजन तथा दिनांक लिख लेता था तथा सप्ताह या महीने के अंत में हिसाब दिखाकर राशि वसूल कर लेता था। मौखिक ऑर्डरों पर वह उन सदस्यों के अकाउंट बुक में हस्ताक्षर करा लेता था, जिससे भुगतान के समय किसी प्रकार का संदेह या दुविधा न हो। उपरोक्त वर्णन में आपने कैंटीन के लिए उपयुक्त भोजन परिवेशन, सर्विस,
के एक बहुत ही सरल तरीके अर्थात काउंटर सर्विस के विषय में पढ़ा। यह तरीका वहां उपयुक्त रहता है जहां संस्था में कम कार्यकर्ता होते हैं तथा व्यय को एक निश्चित सीमा में रखना होता है, जिसके कारण अतिरिक्त कार्यकर्ता रखना संभव नहीं होता। काउंटर सर्विस का एक लाभ यह है कि इससे कम समय में अधिक बिक्री होती है, क्योंकि अधिकांश खाद्य व्यंजन परोसे जाने के लिए तैयार होते हैं, अतः उन्हें जल्दी जल्दी परोसा जा सकता है। चूंकि विद्यालय का भोजन अवकाश केवल 45 मिनट का होता था, इसलिए सीमित समय में सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रामू ने परोसने के इस तरीके को अपनाया। इस भाग में हमने खाद्य सेवा के काउंटर सर्विस के तरीके के विषय में पढ़ा। खाद्य परिवेशन के अन्य तरीकों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 3 में दिया गया है। आपने देखा कि सामग्री जारी करने के कार्य और कार्यकर्ताओं के कार्य का निरीक्षण और खाद्य व्यंजनों की श्रेणी की जांच का उत्तरदायित्व स्वयं रामू ने संभाला। आवश्यकता पड़ने पर कार्य अनुसूची में परिवर्तन के लिए भी वह स्वयं उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त धनराशि एकत्र करना तथा कैंटीन को भली प्रकार चलाने का कार्य भी वह स्वयं ही करता था। बोध प्रश्न 3.2 परांठा पनीर कोफ्ते की सब्जी बनाने के लिए कार्य अनुसूची बनाइए। 3. खाद्य सेवा की काउंटर सर्विस पद्धति क्या है? संक्षेप में विवरण दीजिए। उपरोक्त भाग में आपने देखा कि किस प्रकार राम ने उपलब्ध भौतिक साधनों की प्रभावशाली व्यवस्था की। वह ऐसा अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग तथा अपनी कुशल व्यवस्था और उचित निर्देशन के गुण के कारण कर सका। अपने अभियान को वह अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की सहायता से सफल बना सका। वह उनसे पूर्ण सहयोग इसलिए प्राप्त कर सका क्योंकि वह भी उनका बहुत ध्यान रखता था तथा उनसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। अगले भाग में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार राम ने कार्य की उचित व्यवस्था की तथा कार्यकर्ताओं का अधिकतम सहयोग हासिल किया। राम इस बात में विश्वास रखता था कि किसी भी संस्था की सबसे बड़ी पंजी मानवीय साधन अर्थात उसके कार्यकर्ता है। यह बात उसने विद्यालय छात्रावास में अपने कार्यकाल के दौरान सीखी और अनुभव की, क्योंकि वहां भोजनालय के निरीक्षक ने उसे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी, जिससे उसमें स्वयं कैंटीन चलाने का विश्वास पैदा हुआ। उचित चुनाव, प्रशिक्षण तथा सही प्रेरणा के द्वारा वह अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा उत्पादन करवाने में सफल रहा। आइए रामू के अनुभव से कुछ सीखें। 30.2.3 कार्यकर्ता नियुक्त करना। जैसा कि आपने पिछली इकाई में पढ़ा था कि जब रामू ने कार्यकर्ताओं की योजना बनाई तो उसने एक रसोइये, परे समय के लिए एक सहायक रसोइये तथा 3 बैरों को नियुक्त करने का निर्णय लिया था। किस आधार पर उसने इन कार्यकर्ताओं का चयन किया? कार्यकर्ताओं के चुनाव के समय राम ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि उनमें कुशलता तथा क्षमता हो। वह चाहता था कि रसोइये को पर्याप्त अनुभव हो, अतः उसके लिए अगला कार्य उचित उम्मीदवार को ढूंढना था। इसके लिए वह अपने चाचा पर निर्भर था, क्योंकि वह जानता था कि उसके चाचा इस प्रकार का कार्य करने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति का नाम सुझा सकते हैं। इसके लिए राम के चाचा जी ने अपने छात्रावास में कार्य करने वाले एक कर्मचारी का नाम सुझाया, जो वहां पर अस्थायी रूप से कार्यरत था। चूंकि स्कूल के छात्रावास में उसकी नौकरी अस्थायी थी तथा उसे रसोई कार्य का 5 वर्ष का अनुभव था, इसलिए राम को वह अपने कैंटीन में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति लगा। उस व्यक्ति ने भी राम की नौकरी स्वीकार कर ली, क्योंकि यह विद्यालय के छात्रावास की नौकरी की तुलना में अधिक स्थायी थी और राम द्वारा दिया गया वेतन भी उसके वर्तमान वेतन से अधिक था। फिर रामू ने सहायक रसोई के लिए एक नए अनुभवहीन व्यक्ति का चयन किया। यह स्कूल छात्रावास में कार्य करने वाला एक कर्मचारी का संबंधी था तथा नौकरी की तलाश में था। बैरे के लिए राम ने 16-18 वर्ष की आय के 3 लड़कों का चुनाव किया, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए नौकरी की तलाश में थे। यहाँ भी राम ने केवल उन लड़कों का चयन किया जो जानकार लोगों के द्वारा भेजे गए थे। ये लड़के अधिकतर विद्यालय के छात्रावास में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के संबंधी ही थे। इसके अतिरिक्त राम को पूर्ण विश्वास था कि यदि इनमें से कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ जाए तो वह उसकी अनुपस्थिति की पूर्ति के लिए अपने चाचा जी पर निर्भर रह सकता है, क्योंकि वह किसी न किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए राम द्वारा अपनाए गए आधार की पुनरावृत्ति करें। ये आधार कर्मचारियों की भर्ती के लिए कुछ उपयोगी निर्देश के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं।
पुनरावृत्ति 9। कर्मचारियों के चयन के लिए रामू ने निम्नलिखित आधार अपनाए। कर्मचारी कुशल तथा अनुभवी होने चाहिए। राम ने एक रसोई के लिए एक अनुभवी व्यक्ति तथा अन्य नए व्यक्तियों का चयन किया। उसने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसे लगा कि रसोइये को कुछ अनुभव अवश्य होना चाहिए, जबकि अन्य को आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित किया जा सकता है। डंडा। कर्मचारी को जिस कार्य के लिए चुना गया है, उसमें यह कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका पता राम ने उनकी नियुक्ति करते समय साक्षात्कार के द्वारा लगाया, अर्थात उनसे उस तरह की नौकरी लेने के संबंध में कुछ प्रश्न पूछकर उसने उनकी क्षमता का पता लगाया। अपनी निष्ठा तथा विश्वसनीयता के लिए कार्यकर्ता किसी के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। अच्छा हो अगर किसी जानकार व्यक्ति द्वारा उनका नाम प्रस्तावित हो। डंडा। कार्यकर्ताओं का चयन करने के पश्चात राम ने उनके वेतन को निर्धारित किया। आइए देखें कि उसने किस प्रकार वेतन निर्धारित किया। वेतन कार्य निपुणता तथा कार्य अनुभव के आधार पर मुख्य रसोई को 1000 रुपये मासिक, सहायक रसोई को 700 रुपये मासिक तथा प्रत्येक बैरे को 300 रुपये मासिक देना निर्धारित किया गया। केवल ये रुपए ही वेतन के रूप में दिए गए। राम ने उनको समझाया कि यद्यपि कैंटीन वर्ष में 10 महीने ही कार्यरत रहेगी, परंतु उन्हें वर्ष में पूरे 12 महीने का वेतन दिया जाएगा। छुट्टियों के समय जब कैंटीन में कार्य नहीं होगा तब भी यह आशा की जाती है कि वे कार्य के लिए उपलब्ध होंगे। हो सकता है कोई भोजन प्रबंध का ठेका मिल जाए। वेतन के अतिरिक्त कैंटीन के कार्य दिवसों में उन्हें मुफ्त भोजन दिया जाता था। इसके अतिरिक्त एक एप्रन, सिर पर बांधने वाला कपड़ा, हेडगियर, झाड़न, साबुन तथा कुछ चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी। केवल विद्यालय के कुछ विशेष उत्सवों के दिनों, जब उनकी आवश्यकता हो, को छोड़कर शेष सभी विद्यालय अवकाश के दिन उनका अवकाश होता था। परंतु उनको रहने का स्थान नहीं दिया गया था क्योंकि विद्यालय की संस्था ने स्कूल क्षेत्र में किसी को रहने की अनुमति नहीं दी थी। कार्यकर्ताओं की उत्पादकता राम कर्मचारियों में निष्ठा तथा विश्वास, कमिटमेंट व समर्पण की भावना जागृत कर सका क्योंकि वे सभी राम के जानकार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित थे। वे भी अपना कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम थे क्योंकि राम ने उनका कार्य उन्हें भली भांति विस्तार से समझा दिया था। चूंकि कार्य के संबंध में प्रत्येक कार्यकर्ता को बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया गया था, अतः वह अपना कार्य प्रभावशाली ढंग से कर पाए। कार्यसारणी से भी उन्हें अपना कार्य ठीक प्रकार से मिलकर करने में सहायता मिली। कार्यसारणी में कार्य तथा उसके करने के समय के बारे में निश्चित होने से उन्हें अपना कार्य करने के लिए सही दिशा मिली। राम ने कुछ जिम्मेदारियां मुख्य रसोई तथा सहायक रसोई को सौंप दी थी जिससे उन्हें भी अपनी क्षमता बढ़ाने का अवसर मिले और कार्य को भली प्रकार से करने का उत्साह उसमें जागा। रामू के योग्य निर्देशन, प्रेरणा और अच्छे निरीक्षण के कारण उत्साहवर्धक वातावरण बना हुआ था जिससे कार्यकर्ता प्रसन्न रहते थे तथा उन्हें अपने कार्य से संतोष प्राप्त होता था, जो कि उनकी अधिक उत्पादकता से स्पष्ट होता है। हमारे उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि राम ने कार्यकर्ताओं को ठीक प्रकार से व्यवस्थित कर रखा था तथा इसी कारण वह उनसे अधिक कार्य करवा पाया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कार्यकर्ता इसलिए भी भली प्रकार से कार्य कर सके क्योंकि राम ने उनका कार्यस्थल भी संयोजित तथा अच्छा बनाया था। अच्छा कार्यस्थल किस प्रकार कार्यकर्ताओं के कार्य को प्रभावित करता है? कार्यस्थल प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सहायक होना चाहिए। राम की कैंटीन में हमने पढ़ा था कि एक रसोई के आकार की पैंटी और एक भंडार गृह था। राम की कैंटीन की रसोई का वर्णन चित्र 30.1 में दिखाया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 30.1 कैंटीन की रसोई का चित्र। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रसोई में पकाने के लिए तथा अन्य कार्य करने के लिए अलग अलग काउंटर बने हुए थे। पकाने के काउंटर पर गैस लगी हुई थी। ग्राइंडर रसोई के कोने में रखा गया था। रसोई में बर्तन धोने का स्थान तथा सिंक भी अलग था। रसोई के साथ ही भंडार गृह था जिसमें शीघ्र खराब न होने वाली सामग्री को रखने के लिए रैंक बने थे। आइए अब पेंट्री, भंडार गृह के बारे में पढ़ें। पेंट्री में परोसने तथा पके हुए खाद्य पदार्थ रखने के लिए काउंटर बने थे। हॉट केस काउंटर पर तथा बर्फ रखने का डिब्बा काउंटर के नीचे रखा था। पेंट्री के एक कोने में फ्रिज रखा था।
पैंट्री में चम्मचंग, कांटे तथा कप प्लेट आदि धोने के लिए सिंक भी था तथा सिंक के ऊपर इन बर्तनों को रखने का स्थान था। रसोई तथा पैंट्री के बीच का स्थान इतना था कि कम समय में तैयार होने वाले व्यंजन शीघ्रता से परोसे जा सके। कैंटीन का प्रवेश ड्योढ़ी लॉबी से था। यहीं पर रामू ने कूपन बेचने के लिए मेज रखी हुई थी तथा शिक्षकों के लिए बैठने का प्रबंध किया हुआ था। कैंटीन में छात्रों के बैठने का कोई प्रबंध नहीं था। वह काउंटर से खाद्य पदार्थ लेकर बाहर मैदान में पड़े पत्थरनुमा बेंच या खुले मैदान में बैठकर खाते थे। यद्यपि कैंटीन छोटी थी परंतु कार्य के अनुरूप था तथा उसमें रसोई और पर्यवेक्षण कार्य के लिए आवश्यक व पर्याप्त स्थान था। अतः आपने देखा कि उचित कार्यस्थल भी कर्मचारियों द्वारा प्रभावशाली कार्य करने में सहायक होता है। आपको याद होगा कि रामू ने जब कार्यसारणी बनाई थी तो समय का सही उपयोग करना भी उसका एक उद्देश्य था। उसके द्वारा अपनाई गई कार्यस्थल की व्यवस्था तथा वितरण के तरीके के द्वारा उपलब्ध समय का सर्वोत्तम उपयोग हो सका। इन तरीकों के प्रयोग से ही राम कम समय के भोजन अवकाश में भी अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सका। अतः यहाँ आपको समय का व्यवस्थापन तथा उसके महत्व को समझने का भी अवसर मिला। इस इकाई में आपने पढ़ा कि किस प्रकार राम ने संसाधनों, धनराशि, खाद्य सामग्री, कार्यकर्ता, कार्यस्थल और समय का सदुपयोग करके योजना को कार्य का रूप दिया। पिछली इकाई में वर्णित लक्ष्मी द्वारा इन साधनों की व्यवस्था भी आपको याद होगी। दोनों की तुलना कीजिए तथा उनमें समानता ढूंढिए। बोध प्रश्न 4। 1. कर्मचारी प्रसन्नतापूर्वक कार्य करें, इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, बताइए। 2. कार्यस्थल किस प्रकार प्रभावशाली कार्य करने में कर्मचारियों के लिए सहायक होता है, व्याख्या कीजिए। 30.3. रामू के अनुभव से सीखना। इस इकाई में हमने सीखा कि किस प्रकार रामू ने धनराशि का प्रयोग अपने विभिन्न साधन जुटाने के लिए किया। उसने अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक उपकरण खरीदे तथा फिर खरीदारी, प्राप्त करना और संग्रहण के उचित और व्यवस्थित तरीकों के द्वारा आवश्यक कच्ची खाद्य सामग्री जुटाई। फिर एक सही उत्पादन अनुसूची वर्क शेड्यूल अपनाकर कच्ची खाद्य सामग्री से व्यंजन तैयार किए। कैंटीन के लिए सबसे उपयुक्त काउंटर सर्विस पद्धति द्वारा व्यंजन ठीक प्रकार से सभी उपभोक्ताओं को परोसे गए। राम खाद्य व्यंजनों का उत्पादन और परोसना ठीक समय पर कर सका क्योंकि उसे दक्ष कार्यकर्ता की सहायता प्राप्त हुई जो कि अपना कार्य करने में निपुण थे क्योंकि उनमें कार्यकुशलता थी तथा उन्हें सही दिशा निर्देश मिले थे। यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार राम अपनी योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर सका। 30.4 शब्दावली। ऋण व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति सामान पहले प्राप्त कर सकता है तथा उसकी कीमत बाद में चुका सकता है। कलछी बड़े हैंडल वाला चम्मच जिसके एक सिरे पर कप या कटोरी लगी हो। वाउचर व्यापारी तथा अन्य व्यक्ति के बीच हुए व्यापार या अदला बदली के प्रमाण का लिखित दस्तावेज। वातायन ताजी हवा प्रवेश करने का साधन। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।